टॉपिक डेली डोज ओनली 10 क्वेश्चन, बहुत दिनों बाद। चलो तो सबसे पहले हम करेंगे फिजिक्स के 3 क्वेश्चंस, इसके बाद केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस, बायो के फाइनली 5 क्वेश्चंस। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आ पार्टिकल्स मूविंग विद अ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय अ 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगुलर PQR। ठीक है, एक वेक्टर ट्रायंगुलर अपने पास दिया गया है कुछ इस तरह से PQR, और इसमें वेक्टर साइन भी दिया गया है, तो वेक्टर का डायरेक्शन भी दिया गया है, तो अपने को वेट मालूम। ठीक है ना। तो अपने पास एक वेक्टर ट्रायंगुलर दिया गया है PQR और द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विल बी, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल से एक बार और क्वेश्चन, द पार्टिकल्स मूविंग विद द वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय अ 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ऑफ ट्रायंगुलर PQR। एक पार्टिकल्स v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके ऊपर ये फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं PQR एज ए इन अ वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, जो अपने वेक्टर ट्रायंगुलर दिख रहा है, इसी फोर्सेस, यही तीनों फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। तो टोटल इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस नहीं आएंगे, तो आपका पहला ऑप्शन है, तो इसमें उसके वेलोसिटी के पार्टिकल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला ऑप्शन, डिक्रीज कर जाएगी उसकी वेलोसिटी। दूसरा ऑप्शन, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब क्या रहेगी, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरा ऑप्शन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्मॉल फोर्स क्यूआर के कारण स्मॉल वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। तीसरा आखिरी ऑप्शन आता है इंक्रीज, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो एक इस पूरे में से आप ऑप्शन चूज करो तब तक मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ठीक, देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम वैसे क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। एज दीज वेक्टर फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, कहीं से ओपन है क्या, नहीं। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, P से स्टार्ट हुआ Q से स्टार्ट हुआ R से स्टार्ट हुआ P, मतलब एक पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम स्टेट में ये पूरा का पूरा डायग्राम है। ठीक है, वेक्टर ट्रायंगुलर। तो अपना एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखना चाहूं इसके अकॉर्डिंग्स वेक्टर एडिशंस के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, एफ पी के से करके Q प्लस एफ Q से लेकर के R, Q से लेकर के R, सारे वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा R से लेकर के P, तो F R से लेकर के P, ये हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मैंने बोला है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में मतलब इक्वल्स टू 0, पूरा का पूरा क्लोज्ड है। चलो अब मानते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, यहां पास जो अपना एफ नेट है वो इक्वल्स टू क्या होगा, हर एक के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई भी स्पीड कितने स्पीड से मूव करती है, कोई भी फोर्स, किसी भी पार्टिकल पे फोर्स m इंटू ए के रिस्पेक्ट में ही लगता है, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट पे लगता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा मास मतलब उतना ही ज्यादा फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड होगी, तो इक्वल्स टू, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन सिंपल हम बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम बोल सकते हैं। चलो बोल सकते हैं। अब ये भी पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इक्वल्स टू 0। आप समझ आए ये पूरा प्रोसेस। आप देखो यहां पास फाइनली मैं इस इक्वेशन से dv बाय dt इज इक्वल्स टू 0, अगर मास को उधर ले जाऊं ये इस तरह से, तो फाइनल ये भी तो 0 ही आएगा, और इधर इसको भेज दो तो dv इज इक्वल्स टू 0, और सिंपल आप बोल सकते हो कि यहाँ v इज इक्वल्स टू, और v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ आया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। समझ आया पूरा प्रोसेस, नहीं आया एक बार रिवीजन कर देते हैं, हर चीज के रिवाइज करेंगे अब से फटाक से। हमारे पास एक ट्रायंगुलर दिया गया है, एक ट्रायंगुलर वेक्टर दिया गया है PQR। ठीक, अब इसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में फोर्सेस एक तो P वेक्टर पे लग रहा है, Q वेक्टर, एक R वेक्टर पे, फिर वापस P वेक्टर, मतलब इस तरह से डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। अब उसके ऊपर जो एफ नेट होगा, ये सारे वेक्टर्स के कारण एडिशनली फोर्स उस पर अप्लाई होगी। ठीक है, मतलब एफ नेट हम बोल सकते हैं कि हर एक के लिए कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो कि एक ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इक्वल्स टू 0, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम।
सिंपल सा। तो ये वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम स्टेट होने के कारण 0, तो फाइनल dv इज इक्वल्स टू 0, तो अपन v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। मतलब वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। चलो नीट में हमने किया, 4 मार्क्स मिल गए कंप्लीट, अपने को 4 मार्क्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पर तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और यहाँ तो आप क्लियर हो गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है इन सभी में से, ए बी सी डी कौन सा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रिमेन कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, जितना वेलोसिटी अभी अप्लाई हो रही उतनी वेलोसिटी बाद में भी उतनी वेलोसिटी उसके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पास कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर पा रहा है, सारे फोर्स इक्विलिब्रियम स्टेट पे हैं, तो एक दूसरे फोर्स एक दूसरे को कैंसल कर दे रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुना देता हूं फिर स्टार्ट करेंगे, जब तक आप ट्राई करना। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखो, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल्स with a same momentums enter a perpendicular to a constant magnetic field. The ratio of their radii of path RH and R alpha will be, क्वेश्चन क्या बोला एक बार फिर से सुनो। हमारे पास एक आयोनाइज्ड हाइड्रोजन है, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मतलब एक चार्ज्ड हाइड्रोजन है, ठीक, और एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, दोनों ही सेम मोमेंटम से एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो उनके जो रेडियस वो ड्रॉ करेंगे। अब कोई भी चीज एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ कर्व करना चालू कर देगी, सर्कुलर पाथ फॉलो करना चालू कर देगी, ठीक है। तो दोनों में से जो दोनों एक आयोनाइज्ड हाइड्रोजन रेशियो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन रेशियो ऑफ अल्फा, ठीक है, इन दोनों के बीच के जो रेडियस होगा वो आखिरकार क्या होगा, वो क्या आएगा उसको बताना है। तो चलो यार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से अपना एक क्वेश्चन है, जब तक आप पॉज करके ट्राई करो, जब तक मैं फटाक से डायग्राम आपके लिए तैयार कर देता हूं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, तो अपन क्या बना लेते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड या इनवर्ड ये क्वेश्चन में नहीं बताया, तो आप अपने हिसाब से बना लो, ठीक। अपने पास एक पहला दिया है एक हाइड्रोजन, पॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है, उसी के नीचे दिया गया है एक है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, दो चीजें। अब ये दोनों v वेलोसिटी m मोमेंटम से, मानो m मोमेंटम तो m मोमेंटम मान लो, ठीक है ना, m मोमेंटम से क्या हो रही है, मूव कर रही है टुवर्ड्स अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। वीडियो क्लियर है, क्लियर है, कलर चेंज कर ले यार, चलो ठीक है कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मूव कर रही हैं। आप देखो तो इन दोनों में से अब दोनों के ऊपर फोर्स एक्ट होगा और ये क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेंगे। अब मैं यहाँ डायग्राम में पहले ही बता देता हूं कि कौन सा कितना बड़ा सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेगी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब अल्फा पार्टिकल्स का सर्कुलर पाथ ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन के। ऐसा क्यों, चलो जिसको याद नहीं है इक्वेशन, अभी मैग्नेटिज्म में पढ़ा गया हूं, आप चाहो तो मेरे मैग्नेटिज्म वाले वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, चैनल पे जल्दी अपलोड होंगे, अगर नहीं अपलोड हुए तो आप कमेंट करना, मैं आपके लिए फाइल अपलोड कर ही दूंगा। चलो पहला ठीक, तो अपन इन दोनों के बीच में आर, अब क्वेश्चन में पूछा है आर ऑफ एच रेशियो ऑफ आर ऑफ अल्फा, ये मुझे बताओ। तो सिंपल रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू mv बाय bq, ये होता है। ये कहां से आया, हम तो अभी मैग्नेटिज्म पढ़े ही नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा है वो सुनो, उसके लिए भी सोल्यूशन है। अपने पास क्या होता है, वी क्यू, वी इज इक्वल्स टू, ये फोर्स होता है ड्यू टू, ये फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाइड होगा किसी भी चार्ज पे, ठीक है, तो उस चार्ज का फोर्स क्या होता है, बी क्यू वी होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वी क्यू वी होता है। ये इक्वल होगा क्योंकि ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे अप्लाइड होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ऐसे एकदम सर्कुलर पाथ में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर दी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सर्कुलर पाथ में किसी भी चीज को रोटेट करके या फिर पकड़ के रखती है, जैसे कि अर्थ के बाहर मून
एक सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहता है। तो उसी तरह से यहाँ भी होता है। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा अपना mv²/r। ठीक है, v कट कर दो तो ये क्या आ जाएगा bq = mv और इधर साइड बाय r। सो r = क्या लिख सकता हूँ mv/bq। आ गया। चलो आप लोग नहीं पढ़े थे इसलिए करा दिया, वैसे तो डायरेक्ट करना है अपने को, और नीट में ये भी नहीं करना है। नीट में तुक्का लगा, तुक्का नहीं लगाना है, यहाँ पढ़ के क्या फायदा। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगा। तो r = mv/bq, इसे इक्वेशन 1 मान लो। और यहाँ एक चीज क्या, एक चीज अगर मास, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी इन तीनों की कांस्टेंट मान लेते, क्योंकि यहाँ बोला गया सेम मोमेंटम से इंटर कर रहे हैं। मतलब क्या है, वेलोसिटी एक तरह से सेम है बोल सकते हैं, दोनों की सेम मोमेंटम मतलब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। बट यहां अगर ये तीनों की तीनों चीजें क्या हैं, कांस्टेंट हैं। अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट है तो मैं सिंपली r इज क्या लिख सकता हूं, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बोल सकते हैं, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू उसका उतना ही ज्यादा रेडियस की कम। कंप्लीट। चलो तो अब इसको फटाक से कर लेते हैं, किस तरह से अप्लाइड होगा ये लिख लिए होगे तो इसको इस तरह आगे बढ़ जाते हैं। मतलब यहां से करना चालू कर देते हैं। r ऑफ क्या मान लो इसे, r ऑफ अब ये एक चीज और जो भूले जा रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, उस चीज को तो मान लो अल्फा का जो चार्ज होता है वो 2e होता है। अगर मान लेता हूं इस 2q होता है, अगर हाइड्रोजन का चार्ज q है तो अल्फा का क्या होता है 2q होता है। क्यों, अल्फा एक क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा, ठीक है, अल्फा टाइप का होता है। तो उसी तरह से ये भी, तो सिंपल अल्फा इज इक्वल टू 2q बोल सकते हैं। और हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाएगा, आयोनाइज हाइड्रोजन है तो इसके लिए चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी q। बाकी सारी चीजें सेम, तो पुट कर दो RH इज इक्वल टू फॉर हाइड्रोजन के लिए mv/bq। ठीक है, तो bq की जगह से q और बाय r, और ये किसके लिए अल्फा पार्टिकल mv/q की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ 2q लिखेंगे इसके लिए, तो इज इनटू 2q। अब ये सारी चीजें कैंसल, q कैंसल, और ये आ जाएगा 2/1। मतलब ये रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। सॉल्व कर लो, हो गया, आ गया ये q कैंसल करने से पहले, ठीक। तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। आप समझ लेते हैं ये क्या ऐसा क्या, इसका ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है। तो ए ऑप्शन क्या दिया था 1:2, बिल्कुल नहीं भाई। बी ऑप्शन भी नहीं, सी ऑप्शन भी नहीं, डी ऑप्शन हाँ 2:1 दिया है, 2:1। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। ओहो, नीट में ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब यूनिट पूछ रहा है, चलो यार करते हैं। तो यूनिट क्या होगी, किसकी यूनिट पूछा है, थर्मल कंडक्टिविटी की। याद है तो फटाक से, मुझे तो याद नहीं है, चलो यार निकाल लेते हैं, ठीक, पूरी तरह से थर्मल कंडक्टिविटी की क्या यूनिट होगी उसको निकाल लेते हैं। हो गया, चलो अब इसको रब कर दें कि पहले क्वेश्चन रीड कर लें। क्वेश्चन तो रीड कर चुके हैं, अब फटाक से इसलिए एक बार सबको छोड़ दिया था कि आप स्क्रीनशॉट कई लोग भूल गए होंगे तो ले लें। आप देखो, मुझे तो याद नहीं है क्या होती है असली की यूनिट, बट वी कैन फाइंड इट। अगर आपको भी याद नहीं है तो आप मेरी तरह से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए केस क्या है, अब याद नहीं है तो या तो आप यूनिट याद कर लो, एक फॉर्मूला है। दूसरा यह है कि आप निकालना जान लो। निकालना जान लेते हो तो उसके लिए भी एक चीज जरूरी है, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है, तो थर्मल कंडक्टिविटी का अपने को ऐसा यूनिट, तो थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू नहीं मालूम, ठीक है। तो अपने को क्या मालूम है, dq बाय dt थर्मल कंडक्टिविटी अपनी निकालेंगे, ठीक है। dq थर्मल कंडक्टिविटी dq बाय dt इज इक्वल्स टू k इंटू a dt बाय l क्या हो जाएगा एज अ लेंथ,
ठीक है। अब इसकी पूरी की यूनिट ये हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसके ऐसा यूनिट निकालेंगे, इससे पहले ही इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट्स, WATTS वॉट्स, या फिर जूल्स पर सेकेंड, एक ये भी यूनिट होती है। तो आप जो चाहे यूज करो। अब अपने को के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि के क्या है यहाँ पास, के है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। उसी के रिस्पेक्ट में अपने को SI यूनिट निकालना है, क्योंकि अपने को यही पूछा है थर्मल कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी, यही पूछा है ना। हाँ भाई, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो के की ही यूनिट अपने को निकालना है। तो के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, अपना सारे इक्वेशंस को के रिस्पेक्ट में लेके आओ। तो ये क्या हो जाएगा, dQ/dt इज इक्वल्स टू, यहाँ dt क्या है, dt है यहाँ थर्मल, चेंज इन टेम्परेचर, समझ ठीक है, चलो ठीक है ना, सिंपल क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो dQ/dt अब इंटू L बाय ये dQ/dt इंटू L, और ये आ जाएगा A इंटू dt इंटू A। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी पूरी की यूनिट होती है वॉट्स, यूज करो, नहीं तो जूल्स पर सेकंड यूज करना है, वॉट्स यूज करो, दोनों यूज कर। पहले तो हम लोग वॉट्स यूज कर लेते हैं, अगर वॉट्स में आ जाएगा तो वॉट्स ही ले लेंगे, ठीक है। तो वॉट्स को किस में, W से डोनेट किया जाता है, तो एज मैं इसे क्या लिख देता हूँ, W, ठीक है, वॉट्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है L, लेंथ की क्या ऐसा यूनिट हो जाएगी, लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, ठीक है। T क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में डोनेट कर दें तो K लिख देते हैं। एरिया के क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, वॉट्स बाय केल्विन इंटू मीटर, और सिंपल लिख सकते हो वॉट्स इज इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ऐसी कोई ऐसा यूनिट दी होगी तो सही है, नहीं तो अपन जूल्स के हिसाब से निकाल लेंगे। तो ऐसा यूनिट दिया गया है अपना C वाला, ठीक है, जूल्स के हिसाब से भी निकाल लेते हैं, शायद निकाल लेते हैं। अब ये तो आ गया एक, ये जूल्स में यहाँ तक पहुंचे हैं तो एक और यूनिट निकाल ही लेते हैं। जूल्स पर सेकेंड होता है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, जूल्स पर सेकेंड इंटू लीटर की जगह मीटर, सॉरी लीटर नहीं है ये, लेंथ की जगह मीटर लिख सकते हैं, टेम्परेचर की जगह K और इंटू मीटर स्क्वायर, ये कैंसर। तो जूल्स, केल्विन इनवर्स, मीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये ऐसा यूनिट दिया गया है क्या, इसको भी यूज चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं दिया है। तो अपन इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा C इज अ करेक्ट आंसर, C इज योर करेक्ट आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाक से आगे फुर्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन आई थिंक सो हो गए हैं फिजिक्स के, तो अब बढ़ते हैं 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, फिर 4 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन करेंगे बायो के। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, अब फटाक से होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इन सभी में से एक ठोक ऐसा है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, और ये सबको मालूम है। पहला मीथेन ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ओजोन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इन सभी में से ऐसा कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये ध्यान रखना, कौन सा है ये मत बता दो मेरे को, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ABCD कौन सा, चलो तो सही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, आ जा तक कमेंट करो, 1-2 लोग कमेंट क्या करके फायदा, भाई लाइव क्लास चल रहे हैं क्या, नहीं पता, चलो सल्फर डाइऑक्साइड एक टाइप की नॉन ग्रीन हाउस गैस है, जैसे मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, CFC हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये सारी के सारी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस भी इन्हें बोला जाता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेस कॉज करती हैं वो एक टाइप की ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं। तो जो हीट, अब ये पूरा प्रोसेस समझा दूं क्या, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, बाहर से सन की रेडिएशंस आती हैं, वो अर्थ पे ही रह जाती हैं, मतलब स्पेस पे वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं जा पाती हैं, इसे बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट।
यहाँ पास सल्फर डाइऑक्साइड बस नहीं इफेक्ट करती है, सल्फर डाइऑक्साइड जनरली एक नॉन ग्रीन हाउस गैस है। बाकी CFC हो गया, ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारी के सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इन सभी में से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो PCl5 के लिए गलत है। अभी PCl5 हम पढ़ के आए हैं, अगर अब जिसने अभी मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो एडवर्टाइजमेंट करे दे रहा हूं, आप जाके मेरा 15 ग्रुप वाला लेक्चर देख सकते हो फॉस्फोरस के लिए। चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन, 2 axial PCl बॉन्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 180 विद ईच अदर। पहला ऑप्शन, axial P bond Cl bonds are longer than equatorial PCl bond। तीसरा ऑप्शन, PCl5 molecules is non-reactive। चौथा ऑप्शन, 3 equatorial PCl bond makes an angle of 120 with each other। तो इन सभी में से ऐसा ध्यान मत देना, ऐसा ध्यान देना कि भाई की सही बताना है, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन जिसको समझ आ गया है तो बता दिए होंगे, ठीक है, कमेंट कर दिए होंगे। जिनको समझ नहीं आया है वो उनके लिए। चलो तो पूरा का पूरा PCl5 के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। पूरा PCl5 के स्ट्रक्चर पे ये पूरा प्रोसेस बेस्ड है। सबसे शुरू PCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। PCl कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करते हैं। जिसको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता उसको भी यही सिखा दूंगा इसी क्वेश्चन में, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करना मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर शो करेगा, ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक। चलो तो इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक क्लोरीन यहाँ और जनरली एक क्लोरीन, पहले 4, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, Cl एक इसके एग्जैक्ट बनाते हैं, एग्जैक्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल का भी केस दिया है ऑप्शन में, इसीलिए अपन उसके रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो एक फास्फोरस यहाँ, ठीक है, इसके जस्ट सामने में एक क्लोरीन, अब इसके जस्ट क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पास एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, यहाँ 5 क्लोरीन हो गया। एग्जैक्ट डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। जिसने मेरा स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरा स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख सकता है, शायद तक किसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। चलिए तो आ गया PCl5 का। अब यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया है, अब ऑप्शंस रीड करते जाएंगे और क्वेश्चंस को समझते चले जाएंगे। तो पहला, 2 axial PCl bonds make an angle of 180 डिग्री विथ ईच अदर। तो दो, ये कौन सा, दो इसे बोला जाता है एक्सियल, ठीक, इससे बोला जाएगा कंप्लीट एक्सियल इक्वेटोरियल। 2 axial PCl bonds of makes 180 डिग्री विथ ईच अदर। ये देखो 180 डिग्री बना रहे हैं। ये ऑप्शन तो सही है। क्या है, ऑप्शन सही है। वीडियो सही है ना, हाँ ऑप्शन तो सही है, वीडियो भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड। एक्सियल जो PCl बॉन्ड होगा, PCl बॉन्ड होगा एक्सियल, एक्सियल का जो PCl बॉन्ड वो हमेशा लॉन्गर होगा इक्वेटोरियल के PCl बॉन्ड से, इससे। तो ऐसा होता है क्या, होता है, ठीक है, ऐसा होता है क्या, होता है, क्योंकि इसमें इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होता है, बॉन्ड्स इफेक्ट। चलो नेक्स्ट, C, PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। ये तो आखिरी वाला ऑप्शन पढ़ के ही पता चलेगा। चलो D ऑप्शन, 3 इक्वेटोरियल PCl मेक्स एन एंगल ऑफ 120 विथ ईच अदर। 120 विथ ईच अदर सही है, 120 तो बना रहे हैं, 120 बना रहे होंगे, आई डोंट थिंक सो, बट बना रहे होंगे, देख लो। तो इसके सबसे ज्यादा गलत होने के चांसेस यहां पास हैं। C ऑप्शन, PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। ये अपने को पहले से ही मालूम है दैट PCl5 एक
नॉन रिएक्टिव एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, जितने भी फॉस्फोरस वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पास कौन सा भैया, यहाँ पास क्या ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये रिएक्टिव नहीं है। ठीक, यहाँ पास इजीली इसके जो बॉन्ड होते हैं, अब इसका रिएक्टिव होने का कारण क्या होता है ये भी समझिए। चलो, तो ये पूरा का पूरा मैं गलत प्रूव ही कर दूंगा। क्या ऐसा कि ये मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव नहीं है, ये बोला है, मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में अभी इसमें एक ही ऑप्शन बोला है कि ये जो P और Cl के बीच का बॉन्ड होगा वो बहुत बड़े बड़े बॉन्ड, मतलब इसमें बॉन्ड एक दूसरे का बॉन्ड का कंपैरिजन करके ये जरूर इनडायरेक्टली हमें बता दिया कि दैट इन दोनों के बीच का जो P और Cl के बीच का बॉन्ड होता है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक दूसरे से डिफर करते हैं। और एक दूसरे से डिफर करते हैं मतलब कोई बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, कोई बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। और दूसरी बात, P और Cl के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बहुत ही बड़ा, मतलब लार्ज बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है, क्या होता है? अच्छा खासा लंबा बॉन्ड लेंथ होता है। अच्छा खासा लंबा बॉन्ड लेंथ होने के कारण ये एलिमेंट तो फटाक से टूट जाएंगे, ये एलिमेंट फटाक से यहाँ पास से बॉन्ड टूट जाएगा और ये एक तरह से आसानी से Cl दे देगा। Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, मतलब 5Cl माइनस आसानी से टूट दे देगा, ब्रेक करो आसानी से दे देगा। तो ये मालूम चल गया कि ये ऑप्शन यहाँ पास कौन सा ऑप्शन दिया था, ये सी ऑप्शन है या बी ऑप्शन है? ये ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है, बट इसका जिसने ये बोला है, इसके अंदर जो बोल रहा है ये गलत है। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के शुभारंभ से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड लिया है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इन सभी में से कौन सा एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है? ऑप्शन तो दिया ही नहीं। चलो ऑप्शन सुनो। पहला ऑप्शन CaOH होल ट्वाइस, दूसरा ऑप्शन MgOH होल ट्वाइस, तीसरा ऑप्शन BeOH होल ट्वाइस और चौथा ऑप्शन SrOH होल ट्वाइस। तो इन सभी में से कौन सा एक एलिमेंट है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करेगा? योर काम डाउन स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओवर। तो जिसने ऑप्शन कर लिया है तो अपने मन के अंदर ही लॉक कर ले, क्योंकि हम लाइव क्लासेस में नहीं आ रहे हैं। आपकी मेहरबानी रही तो एक दिन जरूर आएंगे। तो उससे पहले अभी स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोले हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये सब वर्ड समझो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड, ऐसे टाइप्स के एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, ऐसे टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्ट करें, मतलब एल्कलाइन के साथ भी रिएक्शन शो करेंगे और एसिडिक नेचर, एसिडिक मटेरियल्स जो है या फिर एसिडिक कंपाउंड है उसके साथ भी रिएक्शन करेंगे। तो इन सभी में से आई थिंक सो सी वाला ऑप्शन जो BE दिया है वो करेक्ट है, क्योंकि वो एक क्या है, एक टाइप का एल्कलाइन अर्थ मेटल है। उसके नीचे भी जो सारे दिए हैं, ठीक है, सारे मतलब Mg जैसे दिया है, के Ca दिया है, तो ये सारे के सारे ये भी हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्या नहीं है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं है, ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। बट BE का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, BE का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब इस स्मॉल स्ट्रक्चर के कारण ही ये पूरे रिएक्टिव, पूरे ग्रुप भर में यही एलिमेंट है जो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरह बहुत हाईली रिएक्ट, बहुत ज्यादा बिहेव करते हैं। मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं और बेस के साथ भी, मतलब एल्कलाइन नेचर कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन शो करता है। तो किस तरह से शो करते हैं उसको देख लेते हैं, तो फाइनली अपना टॉपिक ये वाला कवर हो जाएगा। देखो अपने पास क्या दिया है, BeOH होल ट्वाइस, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्यों ये सिर्फ यही वाला एलिमेंट रिस्पेक्टिव ग्रुप में करता है? क्योंकि BE की स्मॉल साइज के कारण, स्मॉल साइज के कारण। तो ये BeOH होल ट्वाइस अगर HCl के साथ रिएक्ट करा दो या फिर H2SO4 के साथ, जिसके साथ आपका मन उसके साथ रिएक्ट कराओ, ये रिएक्शन के बाद क्या दे देगा, ये यहाँ पास से क्लोरीन और ये BE, मतलब एक टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का होता है, ठीक है। तो ये BeCl बना लेगा और उसके साथ साथ BeCl2 बनाता है, सॉरी BeCl2, ठीक, BeCl2 बना लेगा और उसके साथ साथ यहाँ H और यहाँ OH, तो ये मिलाकर के H2O बना लेंगे। बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस कर लेना। ये हो गया एसिडिक नेचर,
एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के। दूसरा एल्कलाइन नेचर है, एल्कलाइन नेचर मतलब बेस के साथ भी रिएक्शन शो कर दिया तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की तरह बिहेव करेगा। BeOH होल ट्वाइस, एक बेस ले लेते हैं, कौन सा बेस ले लेते हैं, चलो यार बेस ले लेते हैं, Na का बेस ले लेते हैं, NaOH सबसे कॉमन बेस जो सबको याद रहता है, ठीक है, कॉमन बेस NaOH। तो ये क्या बना लेते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराएगा तो Na2BeOH का होल 4 ये कंपाउंड बना लेगा, अच्छा खासा, मतलब ये पूरे के पूरे कंपाउंड्स मिल करके एक कंपाउंड बना ले रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, पूरे मिल के एक कंपाउंड बना ले रहे हैं। यहाँ पास से OH मिला, इसके साथ OH मिला के टोटल 4 बना लिया, मतलब बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो ये Be दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, बट आखिरी जो और उसमें से एलिमेंट दिया जैसे कि Ca दिया है, ठीक है, Sr दिया है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ना रिएक्शन नहीं शो करते हैं, ये मतलब दोनों कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन नहीं शो करते, इसलिए ये क्या है, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स नहीं है, बट ये BeOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक कंपाउंड्स है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में Be का जो साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया हो, तो एक इसके स्क्रीनशॉट हो जाए तो फटाक से आगे बढ़ जाते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बायो का, ठीक, चलो। तो जो नीट के अलावा दूसरे के लिए देख रहे थे इस वीडियो के लिए, वो यहां से कट कर सकते हैं। अब आगे बायो के हम क्वेश्चंस करेंगे फटाक से। पहला क्वेश्चन से इसका तो बातों में ही क्वेश्चन निकल जाता है, आखिरकार इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, फिर भी बहुत सारे करना बाकी है। कहां से स्टार्ट करना है, ये मिल गया। Select the correct sequence of organs in an alimentary canal of cockroach starting from mouth। मतलब कॉकरोच देखे हो, स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है ना, उस कॉकरोच को देखो अच्छे खासे से, अच्छा दिख रहे हैं, खाओ पियो, चलो। तो कॉकरोच जो अपने को दिख रहा है उसका एलिमेंट्री कैनाल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ से लेकर के रेक्टियो मतलब पिछौड़े तक का पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनल जो आते हैं वो बताना है। तो इसमें सीक्वेंसिंग आपको करना है, ABCD आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलो फटाक से देखो और इस वीडियो पॉज करके 1 2 3 4 अपने हिसाब से काउंट करके देख लो। मैं काउंट करूं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 10, चलो ओवर कंप्लीट। कौन सा ऑप्शन, सभी लोग अपना अपना ऑप्शन चूज कर लिए होंगे, ऑप्शन ABCD लॉक कर दिया जाए। इसको ना मैंने जब मेरे टाइम में 11th में था ना, तो मैं इसको याद करने का ना एक ट्रिक बनाया था। क्या था ट्रिक, जाने मेरे को बहुत बोरिंग लगता था कॉकरोच वाली स्टडी या फिर ये सब कीड़े मकोड़ों वाली जो स्टडी थी एलिमेंट्रीज वाली, एक इंसेक्ट्स की स्टडी, वो मेरे वाला चैप्टर बहुत बोरिंग लगता था। मैं उसको अपने ट्रिक्स से थोड़ा बहुत आसान किया था। चलो यार उसी वाले ट्रिक को बात करते हैं। पोस्ट ऑफ CG इन CHAMPAR चंपार, पोस्ट ऑफ CG इन चंपार। तो इसमें पूरा का पूरा आपका राज छुपा है एलिमेंट्री कैनाल इन कॉकरोच के लिए। किसके लिए, कॉकरोच के लिए। किस तरह से, मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा सा। यहां पास जो P, यहां का O, यहां का C, यहां का G, यहां का I, यहां का C, यहां का R, ये सारे वर्ड्स को उठा लो और अपने किसी भी वाले से मैच करो। हाँ, कुछ से मैच हुआ होगा, कुछ से मैच नहीं हुआ होगा, तो शायद मैच हो गया होगा। चलो, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले माउथ में आ जाता है पायरेक्स, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ओसोफेगस, इसके बाद C यानी क्रॉप, ओसोफेगस के बाद क्रॉप आता है, G यानी आ जाता है गिगार्ड, ठीक। I यानी आ जाता है इलियम, C यानी आ जाता है क्लो, ठीक, और R यानी आ जाता है रेक्टियम। चलो, ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से कोई आपका ऑप्शन दिया गया है, यहां पास एक वर्ड बस कंफ्यूजन है, ये क्रॉप और ये क्लोन, CLONO क्लोनो, और इसके बाद ये CROP क्रॉप।
इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, बाकी ये फॉर्मूला पूरी तरह से वर्क करेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, खेती उगेगी तभी उसको निकालेंगे, काटेंगे, उसी तरह से यहाँ भी ऐसी है। तो ये हो गया होगा फॉर्मूला, तो इसको यूज कर लेना, ठीक है ना। और अपना इस तरह से ऑप्शन कौन सा है, पायरेक्स, ओसोफोगस, क्रॉप, पायरेक्स, ओसोफोगस, इसके बाद क्रॉप है, गिगार्ड भी है, ठीक है, ऑप्शन डी में देख रहा हूं डायरेक्ट। इसके बाद इलियम है, इसके बाद क्लोन, COLON, देख लेना स्पेलिंग गलत लिख दिया था मैं, COL क्लोन, इसके बाद आखिरी में ब्रैक्टियम। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलो ये वाला हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक ट्रिक बता दिए तो आप यूज कर सकते हो याद रखने के लिए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई, इसके बाद पॉलीब्लेंड, अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफायर प्लास्टिक हैज प्रूव्ड टू बी अ गुड मटेरियल फॉर, मतलब एक पॉलीब्लेंड यही क्लास 12 के आखिरी में अभी पढ़ोगे, जो क्लास 12 में है वो आखिरी वाले इन्वायरमेंटल वाले में पढ़ोगे, ठीक है। उधर साइड एक पढ़ोगे, एक आदमी था इंडिया का ही जिसका नाम अहमद खान है, उसने इस प्रोडक्ट को पॉलीब्लेंड को बनाया था, उसकी खुद की प्लास्टिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, रिसाइकलिंग कंपनी, उसने इस प्रोडक्ट को टूटे फूटे प्लास्टिक, रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाया था, ठीक। तो उसका किस लिए यूज किया जाता है, जिसने पढ़ चुके हैं उनके लिए बता रहा हूं, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। यूज एज अ फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करने के लिए, भैया प्लास्टिक कौन फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सी मेकिंग ट्यूब्स एंड पाइप्स, मेकिंग प्लास्टिक सैक्स, ठीक है, ऐसे CKS सैक्स, ठीक। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, देखो अहमद खान ये एक रिसाइकलिंग कंपनी है, करीब करीब उन्होंने बेंगलुरु में, मेरे कुछ डायरेक्टली पूरी तरह से याद नहीं है, बट करीब करीब शायद 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की बेंगलुरु में एक रोड बनाई थी। तो आपको ऑप्शन पता चल गया होगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन था, हिंट दे दिया है मैंने, अरे हिंट क्या पूरा आंसर बता दिया तुम्हें, हाँ, कि पॉलीब्लेंड का हम यूज करते हैं रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए। किस लिए यूज करते हैं, रोड की कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। देखो पॉलीब्लेंड होता क्या है ये समझ लो, पॉलीब्लेंड्स होते हैं प्लास्टिक के पाउडर, ठीक है, प्लास्टिक के केमिकली पाउडर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं रोड्स बनाए। अब ये पूरे प्लास्टिक से पाउडर्स को लिया जाता है और उसको फर्दर हीट करके मिक्स किया जाता है, ब्यूटामेंस, मतलब ये रेती गिट्टी सबके साथ मिक्स करके डामर बनाया जाता है, और डामर को भैया लगा दिए, खत्म, रोड बन गई अच्छी खासी। और इन जो रोड, ये रोड जो बनाई गई है प्लास्टिक की यूज कर करके, ये नॉर्मल जो कॉन्क्रीट रोड होती है उनके मुकाबले काफी अच्छी है, मतलब इनकी लाइफ एक्सपेंसी उनके मुकाबले 10 से 20 साल ज्यादा ही है, ऐसा समझ लो। इसका कारण क्या, देखो प्लास्टिक उतना जल्दी खराब नहीं होता है, पहला कारण, प्लास्टिक के ऊपर ज्यादा देर तक पानी ठहरता नहीं है, जनरली वो पानी सोखता नहीं है, सक नहीं करता है, ये भी एक कारण है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है धीरे धीरे कि प्लास्टिक वाले जो केमिकल्स रहते हैं वो जनरली जो भी अपने पास कंक्रीट ये सब रहते हैं, पत्थर वत्थर जो उसमें यूज किए जाते हैं गिट्टी, तो ये सबको इजीली लेफ्ट नहीं करते, बट जो नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल रोड जो बनाई जाती है कंक्रीट रोड, वो इजीली लेफ्ट कर जाते हैं। तो इस कारण से इसकी लाइफ एक्सपेंसी ज्यादा है प्लास्टिक रोड्स की एज कंपैरिजन टू अदर कंक्रीट टाइप्स की रोड्स की। तो बेस्ट क्या है, पॉलीब्लेंड्स का यूज करो। एक तरह से प्लास्टिक यहाँ खत्म भी हो जा रहा है, एक तरीके से यूज भी हो जा रहा है, अर्थ से प्लास्टिक भी कंप्लीट हो जा रहा है और दूसरी तरफ रोड भी बनी जा रही है। चलो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये क्वेश्चन फाइनली समझ आ गया, एक हिस्ट्री की तरह भी आप समझ आ गए हो, और इसका आदमी का नाम ध्यान रखना, भैया बहुत अच्छा काम किया, सैल्यूट टू हिम। क्या, अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द causative agent of typhoid fever and the confirmatory test of typhoid. Option A, Streptococcus pneumonia and Widal test. Option B, Salmonella typhi और Anthrotron test, और ऑप्शन C, Salmon typhi and Widal test, एंड आखिरी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम और इसका UTI टेस्ट। तो कौन सा ऐसा टेस्ट है या फिर कौन सी ऐसा बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, ऐसा कौन सा है जो टाइफाइड कॉज करता है, ऐसी कौन सी बैक्टीरिया जो टाइफाइड कॉज करती है, और फर्दर उसका कौन सा टेस्ट है जो हम यूज करते हैं।
योर काउंट डाउन स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 into 2 is equals to 10 कंप्लीट। चलो तो जिसका जिसका हो गया तो एक बार रिपीट कर लेंगे। तो किसने क्या बोला? हाँ, जिसने बोला क्या, सैल्मन, टाइफी एंड विडल्ड। देखो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सैल्मन टाइफी ही टाइफाइड कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ह्यूमंस में जनरली सैल्मन टाइफी के कारण ही टाइफाइड होती है। एक टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, क्या, टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, यानी किसी भी कंटामिनेटेड वाटर हो गया, कंटामिनेटेड वाटर मतलब एक खराब पानी हो गया या फिर खराब खाने के कारण उस सारे से बैक्टीरियाज ट्रांसफर हो जाते हैं ह्यूमंस में। ठीक, उस सारी चीजों से ट्रांसफर हो जाते हैं ह्यूमंस में और ह्यूमंस में टाइफाइड कॉज करते हैं। अब टाइफाइड जनरली करीब करीब 2 से 1 से 2 वीक्स तक तो रहता ही है ह्यूमंस में। 1 से 2 वीक्स तक तो रहता ही है। इलाज करवा लिया गया तो अच्छा है, 1-2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो भैया गए इंसान। समझे? 1 से 2 वीक्स में। और इसका यूज किया जाता है, इसका टेस्टिंग किया जाता है विडल टेस्ट से। तो ये पूरा कंफर्मेटरी, आपको कंफर्मेटरी टेस्ट क्या आ जाएगा, विडल टेस्ट। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, याद रखना है इसी साल पढ़ेंगे। क्लास 12 में जो नहीं है उनके लिए ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया था तो भाई याद करो। चलो नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर। कार्डिक आउटपुट अगर 5 लीटर है, ठीक, तो किसी का हार्ट रेट कितना होगा पर मिनट। हार्ट रेट पर्सन को बताना है। तो सुनो, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट इज अ 5 लीटर। कार्डिक आउटपुट अगर 5 लीटर है। ब्लड वॉल्यूम इन अ वेंट्रिकल्स इन द एंड ऑफ डायस्ट्रोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्ट्रोल इज 50 ml। ठीक है, डायस्ट्रोल सिस्ट्रोल, डायस्ट्रोल सिस्ट्रोल, डायस्ट्रोल सिस्ट्रोल, समझ आया? याद नहीं है अभी भी? देखो डायस्ट्रोल किसमें, डायस्ट्रोल सिस्ट्रोल, डायस्ट्रोल सिस्ट्रोल मतलब जब ब्लड क्या होगा, हार्ट जब क्या करेगा, पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा, ठीक है, तो उस टाइप के क्या हो जाएगा, सिस्टोल। तो उस समय क्या हो जाएगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो जो ब्लड कंटेंट रहेगा किसमें, हार्ट में, वो कम हो जाएगा। तो वो डायस्ट्रोल, समझ आएगा? डायस्ट्रोल में ब्लड आता है, सिस्ट्रोल में ब्लड बाहर निकल जाता है। ये ध्यान रखो, ठीक है। तो अपने को क्या बताना है, हार्ट रेट बताना है एक पर्सन का। तो सारी चीजें जो अपने पास दी गई हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास दिया है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट कितना दिया गया है, ब्लैक यूज कर ले भाई, मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, कार्डिक आउटपुट 5 लीटर दिया गया है। तो 5 लीटर को ml में चेंज करो, मात्र 5000 ml हो जाएंगे कंप्लीट एक चीज। अब अपने पास जो स्टोक वॉल्यूम, STOC के स्टोक वॉल्यूम, जिसने क्लास 11th में ये टॉपिक पढ़ा होगा उसको तो याद रहेगा ही, ठीक है। नहीं याद है तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। स्टोक वॉल्यूम क्या होता है, डायस्ट्रोल माइनस सिस्ट्रोल, डायस्ट्रोल माइनस सिस्ट्रोल, ठीक है। डायस्ट्रोल माइनस सिस्ट्रोल, डायस्ट्रोल कितना दिया गया है अपने पास 100 ml और सिस्ट्रोल कितना दिया है 50 ml। तो इससे क्या बन जाएगा, अपने को मिल जाएगा स्टोक वॉल्यूम। स्टोक वॉल्यूम मतलब जितना अपने पास हार्ट में बचा है ब्लड। तो स्टोक वॉल्यूम कितना आ जाएगा, स्टोक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 50 ml, ठीक है। स्टोक वॉल्यूम इन दोनों को माइनस करोगे 50 ml है। अब अपने पास कार्डिक आउटपुट, अगर अपने पास कार्डिक आउटपुट नहीं दिया होता तो भी हम निकाल लेते, क्योंकि हम कार्डिक आउटपुट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। कार्डिक आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्टोक वॉल्यूम इनटू, स्टोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, हार्ट HART, हार्ट HERT, हार्ट रेट। तो कार्डिक आउटपुट कितना दिया है अपने पास 500 ml, स्टोक वॉल्यूम, स्टोक वॉल्यूम अपने पास 50 दिया है, हार्ट रेट वी डोंट नो, हार्ट रेट दैट्स HR लिख लेते हैं या फिर H
बेस टू द पावर आर लिख लो, HR हार्ट रेट, मस्त लग रहा है देखने में। ये एक एक कट, ये इधर से इधर कट, तो ये 100 आ जाएगा, मतलब हार्ट रेट कितना आ जाएगा 100 बीट्स पे बोगी पर मिनट। मतलब एक इंसान की उस समय हार्ट बीट कितनी रही होगी, हार्ट बीट 100 बीट्स पर मिनट, मतलब एक 60 सेकेंड में वो 100 बार उसका दिल धड़का होगा, तब वो 1 मिनट में 5000 ml अपने दिल से खून निकाल दिया और पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। चलो यार नॉर्मल है, ये इतना रहता ही है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट हो जाए। और आई थिंक सो अभी अपने को आखिरी क्वेश्चन करने हैं, या फिर आखिरी से ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमने 4 क्वेश्चन कर लिया, आपका मतलब ये 5वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट में कर देना, आई थिंक सो रिप्लाई करोगे। चलो तो आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन सभी में से फॉलोइंग स्टेटमेंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वीडियो ऐसे भी लंबा हो रहा है, इन सब में से इनकरेक्ट कौन सा है, तो जरूर आपका इसका आंसर देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां हम और आप बात करेंगे इसी क्वेश्चन को लेकर के स्टार्ट करेंगे और आखिरी एंड करेंगे और भी नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और कोरोना के काल पे अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, और घर से मत निकलिए, निकलना है तो निकलो भाई, फिर आओगे जाओगे फिर वापस हॉस्पिटल। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।